संस्कृत शिक्षण से संबंधित प्रश्न। इसमें हम देख रहे हैं कि कस्मिन् विधौ छात्राणां भावप्रकाशनस्य शक्तिर्विकासः भवति, छात्रेषु स्वाध्याय प्रवृत्ति आ जाती, ये दिया हुआ है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि छात्रों के भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास जिससे होता है और छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति आती है। स्वाध्याय मतलब खुद पढ़ना, खुद ही अध्ययन करना, उसकी प्रवृत्ति किससे आती है, वह विधि कौन सी है। कस्मिन् विधौ ये लिखा हुआ है, किस विधि में छात्रों के भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास होता है और छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति आती है। इसका उत्तर रहेगा पारायण विधि। पहले हम देखेंगे कि ये क्या है। पारायण विधि, पारायण विधि क्या होती है। पारायण विधि बिना अर्थ समझे हुए, बिना अर्थ समझे हुए वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ। पहले आश्रम व्यवस्था थी और वहाँ पर जो है वो बिना अर्थ समझे हुए, अर्थ बिना ही क्या करते थे, अर्थ बिना ही सहस्वर पाठ करते थे, श्लोकों का वेद पाठ करते थे। तो वो विधि कहलाती थी पारायण विधि, जिसमें कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है। तो इसमें भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास नहीं हो रहा है, भाव प्रकाशन की शक्ति के विकास के लिए यहाँ हम देख रहे हैं वाद विवाद विधि यहाँ दी गई है। वाद विवाद विधि जो है, इसमें वाद विवाद विधि में क्या होता है, भाव प्रकाशित किए जाते हैं। पक्ष और विपक्ष में भाग लेता है, किसी भी विषय के पक्ष पर बोलेगा, विपक्ष में बोलेगा, और उसके लिए जो विषय वस्तु है उसको संकलित करने के लिए वो स्वाध्याय करेगा। तो यहाँ वाद विवाद विधि सही उत्तर हो जाएगा। सूत्र विधि में क्या होता है, सूत्र विधि व्याकरण और जो दूसरे दर्शन जैसे विषय हैं उनमें सूत्र जो होते हैं उन सूत्रों को याद किया जाता है। भाष्य या टीका लिखना, टीका उसको याद करना व्याकरण के लिए यह उपयोगी है। व्याकरण जैसे विषय जो हैं उनमें यह सूत्र विधि उपयोगी है। तो यहाँ सही उत्तर हो गया वाद विवाद विधि। और चित्र विधि में चित्र दिए जाते हैं, चित्रों के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कोयम विधि पूर्णात अंशम प्रति। यहाँ जो लिखा हुआ है पूर्णात लिखा हुआ है, पहले पूर्णात तय ऐसा लिखा हुआ है, पूर्णात, फिर तय का दय हो गया और अंशम लिखा हुआ है। पूर्णात अंशम प्रति, पूर्ण से अंश की ओर, तय का दय बन गया, दय इस के साथ जुड़ गया तो दम बन गया। तो पूर्णात अंशम प्रति, पूर्ण से अंश की ओर, यह क्या है, शिक्षण सूत्र है। कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि पूर्ण से अंश की ओर क्या है, तो यह शिक्षण सूत्र है। शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षण का सूत्र, शिक्षण की विधि, यह प्रश्न भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो पूर्ण से अंश की ओर यह सूत्र किसका अनुकरण करता है, कौन सी विधि में इसका अनुकरण किया जाता है। तो आपको याद इसको रखने के लिए सूत्र मैं बता रहा हूँ, आपको VIP सूत्र बता रहा हूँ। VIP क्या है, VI मतलब विश्लेषण, P का मतलब पूर्णात, पूर्ण से अंश की ओर। विश्लेषण में पूर्ण से अंश की ओर का प्रयोग किया जाएगा। पूर्ण से अंश की ओर सूत्र का प्रयोग किसमें, शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में होगा, विश्लेषणात्मक विधि में। विश्लेषण विधि VIP बताया ना, VIP। तो विश्लेषण जिसमें होगा, विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग जिसमें होगा उसमें पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। और अगर हो जाए उल्टा इसका, अंश से पूर्ण की ओर, तो वो हो जाएगा संश्लेषण। कौन सा हो जाएगा, संश्लेषण, जिसमें अंश से लेकर के अंश से क्या होगा, वहाँ पर संश्लेषण है। संश्लेषण में क्या होगा, संश्लेषण में आप देख रहे हो स के ऊपर बिंदी है, अंश में आय के ऊपर भी अनुस्वार है, तो स के ऊपर अनुस्वार है। तो अंश और संश्लेषण ये दोनों जो चीज़ें हैं, यहाँ आपको शिक्षण सूत्र मिलेगा। अंश से पूर्ण की ओर होगा तो वो संश्लेषण विधि होगी, और विश्लेषण में क्या होगा, VIP होगा। VIP का मतलब विश्लेषण विधि में पूर्ण से अंश की ओर होगा। अब आप दूसरे विकल्प भी देखिए, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं।
यहाँ सही उत्तर जो है वो तो विश्लेषणात्मक विधि हो गया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें आपको दिख रही हैं, वो भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। हर्बर्ट की पंचपदीय योजना आपने पढ़ी है, हर्बर्ट की पंचपदीय योजना पढ़ी है। इसमें हर्बर्ट ने 5 पद दिए थे, 5 पद दिए थे हर्बर्ट ने। अब इसको याद रखने का एक सूत्र बताता हूँ। मैं पहले मारवाड़ में पोस्टेड था। मारवाड़ में सर्दी में हल्दी बनती है, खूब बनाई जाती है हल्दी। तो वहाँ पर अब इसको कहानी के रूप में याद करने का तो जो है वो आपको सूत्र बता रहा हूँ कि 5 जो हर्बर्ट की पंचपदी योजना है उसके 5 सोपान कौन से हैं, क्रमशः है कौन से हैं, लाइन से कौन से हैं, वो बता रहा हूँ। तो कोई हरदत्त जी नाम के मान लीजिए सर हैं, उनका नाम है, वो हम जैसे आपस में संवाद कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हल्दी बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है हल्दी बनाने का, लेकिन चिंता का विषय ये है, चिंता का विषय ये है, चिंता का विषय ये है कि सामान कौन लाए, कैसे लाए। अब बाद में उन्होंने कहा कि भाई तू छोटा है, तू सामान ले आ, तू सामान ले आ, जितना भी हल्दी बनाने के लिए सामान चाहिए तू सामान ले आ। प्रस्ताव अच्छा है लेकिन चिंता का विषय है कि सामान कौन लेकर आए, तू सामान ले आ। अंत में सामान ले आ गया और उसके बाद में फिर हल्दी बन गई और हल्दी बहुत अच्छी बनी, तो प्रयोग सफल हो गया। अब इतनी सी कहानी में आप 5 शब्द देख रहे हैं, प्रस्ताव, विषय, तू, सामान, प्रयोग। ये हर्बर्ट की पंचपदी योजना के 5 सोपान है, क्रमशः हैं। प्रस्ताव में प्रस्तावना है, प्रस्तावना हो गया है। विषय में विषयोपस्थापन हो जाता है, विषय का स्थापना हो, विषय की स्थापना हो जाती है दूसरे नंबर पर, विषयोपस्थापन। तीसरे नंबर पर तुलना है, तुलना कि तुला करके लाना भाई, सामान जो भी था वो तू तुला करके लाना कि कितना कितना सामान है, कम ज़्यादा नहीं रह जाए। तो तुलना, तोल करके लाना, तू ले आना, तो तुलना हो गया। तीसरे नंबर पर तुलना हो गया। ये क्रमशः याद रखनी है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। चौथे नंबर पर आएगा सामान्यीकरण, सामान लेकर आना, सामान आ गया, सामान्यीकरण हो जाएगा चौथे नंबर पर। और अंत में प्रयोग सफल हो गया, तो प्रयोग या अनुप्रयोग जहाँ पर भी मिलता है वो 5वां चरण, 5वां सोपान हर्बर्ट की विधि का होता है। तो हर्बर्ट की पंचपदी योजना के ये 5 सोपान में प्रस्तावना, विषयोपस्थापन, तुलना तीसरे नंबर पर, सामान्यीकरण चौथे नंबर पर और प्रयोग जो है वो 5वें नंबर पर हो जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि व्याख्या विधि है। व्याख्या विधि में व्याख्या की जाती है और कक्षा में अभिनय किया जाता है, तो नाटक के लिए ये उपयोगी है। तो यहाँ जो हमारा प्रश्न था इसका सही उत्तर पूर्ण से अंश की ओर वही वीआईपी विश्लेषणात्मक विधि उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौखिक कार्य की प्रधानता कस्मिन् स्तरे भवति। मौखिक कार्य से प्रधानता कस्मिन् स्तरे भवति, किस स्तर पर होती है मौखिक कार्य। मौखिक कार्य हमेशा हम बच्चों को पढ़ाते भी रहे हैं, खुद भी पढ़े हैं। प्रारंभिक स्तर पर जो है उस स्तर पर ये अपेक्षा की जाती है कि बच्चे मौखिक का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें, जैसे स्वर और व्यंजन बुलवाते हैं, पहाड़े बुलवाते हैं, गिनती बुलवाते हैं। मौखिक कार्य की प्रधानता यहाँ होती है। ये शिक्षण विधियाँ आपकी हिंदी में भी बराबर उपयोगी हैं और किसी भी भाषा प्रथम द्वितीय इसका कोई चक्कर इसमें नहीं है, आपको बराबर रूप से उपयोगी ये वीडियो होने वाला है। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न, विचाराभिव्यक्ति काभ्याम कौशलाभ्याम क्रियते। विचारों की अभिव्यक्ति किन कौशलों में की जाती है। काभ्याम कौशलाभ्याम 2 हैं ये, जैसा कि पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। LSRW जो हमारे शिक्षण का क्रम रहता है, शिक्षण कौशलों का 4 कौशल हैं शिक्षण के। चारों कौशलों में पहला जो है वो श्रवणम है, हम आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला है। दूसरा जो स्पीक वाला है भाषण, ये यहाँ 2 नंबर पर लिखा हुआ है। रीडिंग जो पठनम है वो यहाँ पर 3 नंबर पर होता है पठनम, और W जो लेखन है वो 4 नंबर पर होता है, लेखन 4 नंबर पर होता है। अभिव्यक्ति जो होती है, विचारों की अभिव्यक्ति जहाँ होती है विचाराभिव्यक्ति, विचाराभिव्यक्ति विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो लिखित या मौखिक होती है, लिखित या मौखिक होती है। मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति 2 रूप होते हैं। तो लिखित होगा तो लेखनम हो जाएगा और मौखिक होगा तो भाषण हो जाएगा। वाचनम भी लिख सकते हैं, भाषणम भी लिख सकते हैं। तो भाषण और लेखनाभ्याम यहाँ पर ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौशलों से संबंधित प्रश्नों में ध्यान ये दें कि आपसे प्रथम कौशल है, द्वितीय कौशल है, तृतीय कौशल है, चतुर्थ कौशल है, इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जिसको आप आसानी से सही कर देंगे। पहला कौशल हो जाएगा श्रवणम, दूसरा हो जाएगा भाषणम, तीसरा हो जाएगा पठनम
और चौथा हो जाएगा लेखनम। इस तरह से हम ये कौशल से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा उसको सही कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न आता है दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुख साधनम विद्यते। कौन सा साधन दृश्य श्रव्य है? दृश्य श्रव्य जिसमें देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। आकाशवाणी कहते हैं रेडियो को, ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल है या सूर्य नगरी चैनल है ना, इस तरह के चैनलों के नाम होते हैं। तो रेडियो को कहते हैं, तो यह केवल श्रव्य माध्यम है। श्याम फलक ब्लैक बोर्ड को कहते हैं, जो केवल जिसको अपने देख सकते हैं, दृश्य साधन है। इसके अलावा ध्वनि मुद्रिका ये टेप रिकॉर्डर को कहते हैं, जिसमें पहले कैसेट चला करती थी और गाड़ियों में इसका प्रयोग काफ़ी किया जाता था। भजन सुनते थे उसको भी ध्वनि मुद्रिका के माध्यम से सुनते थे। ये ऑडियो का माध्यम हो गया, तो ये ऑडियो जो है ये भी केवल श्रव्य माध्यम है। ध्वनि मुद्रिका अर्थात टेप रिकॉर्डर। दूरदर्शन जो होता है, दूरदर्शन ये टेलीविज़न को कहते हैं। और टेलीविज़न में जो है वो अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो दृश्य और श्रव्य दोनों साधनों में प्रमुख जो है वो है दूरदर्शन। अगला प्रश्न है अधीत पाठस्य स्मरणाय। पढ़े हुए पाठ को स्मरण करने के लिए, ज्ञान का उपार्जन करने के लिए और गृह कार्य करना और गृह कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अब ये एकदम आसान सा दिख रहा है। पाठ्य पुस्तकों की और क्रीड़ा उपकरण, खेल के उपकरणों की, वस्त्र के आभूषणों की कोई मतलब ही नहीं है ना। खेल के आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ। पढ़े हुए पाठ को स्मरण करना है तो पाठ्य पुस्तक हो जाएगा। पाठ से पाठ मिल रहा है, पाठ से पाठ भी मिल रहा है। विविध भोजन वस्तु नाम, अलग अलग भोजन की वस्तुओं की भी आवश्यकता वहाँ नहीं है। ज्ञान उपार्जित करने के लिए, गृह कार्य के लिए और पाठ को याद करने के लिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है बालक की शिक्षा आरंभ से लेकर उपनयन संस्कार तक किस प्राचीनतम विधि द्वारा गुरु द्वारा प्रारंभ की जाती थी? वो विधि थी पाठशाला विधि। पाठशाला विधि में आश्रम में गुरु के पास जाकर के बच्चे पढ़ते थे। सबसे प्राचीनतम विधि है, ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि प्राचीनतम विधि कौन सी है? तो वो संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि पाठशाला विधि है, जहाँ आश्रम में रह करके गुरु के पास बैठ करके अध्ययन किया जाता था। और इसके अलावा यह आगे जो पूछा हुआ है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में व्याख्या की जाती है। प्रत्यक्ष विधि हम देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि जो है इसको अपने डायरेक्ट मेथड भी कह देते हैं। इसका दूसरा नाम निर्बाध विधि ही भी है, ये ध्यान देना है। निर्बाध का मतलब बिना रुकावट के, कोई भी रुकावट नहीं है। निर्बाध विधि भी प्रत्यक्ष विधि को कहा जाता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। यहाँ पर आपको अंग्रेजी का शब्द नहीं मिलेगा, हिंदी में भी उपयोगी है, संस्कृत में भी उपयोगी है। प्रत्यक्ष का मतलब सीधा का सीधा उसी भाषा में सीखना। जैसे आपने संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में ही पढ़ना है, संस्कृत में ही पढ़ना है, संस्कृत में ही पढ़ना होता है, संस्कृत में ही पढ़ना